नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन में पिछले लेक्चर में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की स्टडी की थी। आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब के निर्धारण की विधियों का अध्ययन करेंगे। परासरण दाब के निर्धारण की मुख्यतः 3 विधियां हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। फेफर मेथड, मोर्स एंड फ्रेजर मेथड और वाकले हार्टले मेथड। इसमें सबसे पहले हम लें फेफर मेथड। फेफर ने 1887 में परासरण दाब ज्ञात करने की एक अत्यंत सरल विधि दी थी, एक सिंपल विधि दी थी। इस विधि में एक सरंध्र पात्र लेते हैं, एक पोरस पॉट लेते हैं। इस पोरस पॉट में हम जिस भी विलयन का परासरण दाब हमें ज्ञात करना है वो भर देते हैं। इस पोरस पॉट में हमने विलयन भर दिया और इस पोरस पॉट को हम जल से भरे बीकर में रख देते हैं। ये एक बीकर लिया जिसमें जल भर के हमने इस पोरस पॉट को रख दिया। अब इस पोरस पॉट के माउथ पर हम एक ग्लास ट्यूब लगा देते हैं और ये ग्लास ट्यूब एक टी शेप की ट्यूब से जुड़ी होती है। इस ग्लास ट्यूब के ऊपर वाले भाग से हम पहले इस पोरस पॉट में सॉल्यूशन भर देते हैं और इसके अंदर जो एयर है उसको हम निकाल कर ऊपर से हम इसको सील्ड कर देते हैं। इस टी शेप की ट्यूब की एक एंड को हम मैनोमीटर से जोड़ देते हैं। अब इस अपरेटस में जो वाटर है, जो कि एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, ये पोरस पॉट से होते हुए पोरस पॉट के अंदर, पोरस पॉट की दीवार से होते हुए पोरस पॉट के अंदर गमन करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो विलायक के अणु हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, जिसके कारण इस ग्लास ट्यूब से जुड़ी इस टी शेप की ट्यूब में सॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जाता है। सॉल्यूशन का लेवल बढ़ने पर मैनोमीटर का लेवल अप होता रहेगा और एक पोजीशन ऐसी आएगी जब परासरण दाब द्रव स्थैतिक दाब के बराबर हो जाता है, यानी जो द्रव स्थैतिक दाब लग रहा है वो परासरण दाब के बराबर हो जाता है और उसका विरोध करने लगता है, तो मैनोमीटर में लेवल ऊपर चढ़ना बंद हो जाता है। तो प्रारंभ में जो मैनोमीटर का लेवल है और अंतिम में जो मैनोमीटर का लेवल है उसका जो डिफरेंस होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के इस तरह से हम ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात कर लेते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर की सहायता से किसी भी विलेय का अणुभार निर्धारित कर सकते हैं। इस विधि में हम देखते हैं कि जो पोरस पॉट है उसके अंदर वाटर का लेवल परासरण के कारण वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा, जिससे इस पोरस पॉट के अंदर एक दाब अधिक उत्पन्न होगा, जिसके कारण ये अर्धपारगम्य झिल्ली है वो बस्ट होने की संभावना रहती है। अतः इस कमी को दूर करने के लिए मॉर्श और फ्रेजर ने एक विधि दी थी, परासरण दाब करने की विधि दी। इस विधि में एक ब्रॉन्ज सिलेंडर होता है। इस ब्रॉन्ज सिलेंडर के अंदर, ये एक ब्रॉन्ज सिलेंडर है, इस ब्रॉन्ज सिलेंडर के अंदर हम एक पोरस पॉट लगा देते हैं जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। इस पोरस पॉट के माउथ से हम एक ग्लास ट्यूब जोड़ देते हैं जिसमें हम वाटर भरते हैं और जो ब्रॉन्ज सिलेंडर है इसके दूसरे माउथ से हम मैनोमीटर जोड़ देते हैं, ट्यूब की सहायता से मैनोमीटर जोड़ देते हैं। अब इस ब्रॉन्ज सिलेंडर में हम सॉल्यूशन भर देते हैं और इस ट्यूब की सहायता से
पोरस स्पॉट में हम वाटर सप्लाई करते हैं। अब वाटर जो है वो सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है जिसकी सांद्रता कम है और सॉल्यूशन की सांद्रता अधिक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल एसपीएम के थ्रू मूवमेंट करते हुए हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे, जिससे ब्रॉन्ज सिलेंडर में सॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। अब ये सॉल्यूशन का लेवल बढ़ने के कारण मैनोमीटर में जो मैनोमीटर का लेवल है वो अप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रारंभ में हम मैनोमीटर का लेवल नोट कर लेते हैं और जब अप होते हुए एक पॉइंट पर आकर ये मैनोमीटर का लेवल स्टॉप बढ़ना रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो इनिशियल और फाइनल लेवल का जो डिफरेंस है वो हम निकाल लेते हैं। ये जो लेवल है वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अब फेफर विधि में हमने देखा कि जो परासरण दाब है वो कहाँ उत्पन्न हो रहा है, पोरस स्पॉट के अंदर, जबकि यहाँ जो परासरण दाब है वो ब्रॉन्ज सिलेंडर के अंदर डेवलप हो रहा है। इसीलिए जो अर्धपारगम्य झिल्ली के फटने की संभावना है, बस्ट होने की संभावना है, वो लगभग नगण्य हो जाती है। वॉकले हार्टले ने 1904 में परासरण दाब ज्ञात करने की एक विधि दी। इस विधि में एक सिलेंड्रिकल पोरस स्पॉट होता है जिसका दोनों एंड ओपन होते हैं। इस पोरस स्पॉट के चारों ओर एक ब्रॉन्ज का कंटेनर लगा होता है। ये ब्रॉन्ज का इसके चारों ओर कंटेनर लगा हुआ है। इस ब्रॉन्ज के कंटेनर से एक पिस्टन और एक प्रेशर गेज जोड़ देते हैं। पोरस स्पॉट के एक माउथ से रिजर्वेयर और दूसरे माउथ से कैपिलरी ट्यूब जोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो ब्रॉन्ज सिलेंडर है उस ब्रॉन्ज सिलेंडर में हम सॉल्यूशन भर देते हैं, यानी बाहर वाला जो सिलेंडर है उसमें हम सॉल्यूशन भर देते हैं और हमारा जो पोरस स्पॉट है उस पोरस स्पॉट से एक एंड पर तो कैपिलरी जुड़ी है और दूसरे एंड से रिजर्वेयर जुड़ा है। इस रिजर्वेयर की सहायता से हम इस पोरस स्पॉट में वाटर भर देते हैं और कैपिलरी का इनिशियल लेवल नोट कर लेते हैं। अब ये इनिशियल लेवल है, ये हमने नोट कर लिया। अब क्या होगा, पोरस स्पॉट्स के अंदर जो वाटर है वो सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है जिसकी कंसंट्रेशन कम है, तो ये ब्रॉन्ज सिलेंडर की ओर मूव करेगा। यानी पोरस स्पॉट में जो जल है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए ब्रॉन्ज सिलेंडर की ओर यानी अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गमन करेगा, जिससे ब्रॉन्ज सिलेंडर में सॉल्यूशन का लेवल अप होता है और सॉल्यूशन का लेवल अप होने के कारण पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा और कैपिलरी में जो है वो क्या होगा, लेवल डाउन हो जाएगा। जो इनिशियल लेवल था ये उससे अब ये डाउन हो गया। अब क्या करते हैं, हम पिस्टन पर ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, यानी पिस्टन को ऊपर से धक्का देते हैं और तब तक प्रेशर लगाते हैं जबकि कैपिलरी का लेवल वापस इनिशियल लेवल के बराबर हो जाए, यानी वापस ऊपर बढ़ जाए, यानी हम ये कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। तो जितना हम प्रेशर लगा रहे हैं वो प्रेशर हम प्रेशर गेज से नोट कर लेते हैं। ये जो प्रेशर होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो इस तरह से इन तीन विधियों द्वारा हम परासरण दाब ज्ञात कर लेते हैं। अब हम देखें लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब के नियम। इसमें सबसे पहले ले हम वन टॉप बॉयल लॉ। वन टॉप बॉयल लॉ क्या कहता है, पाई प्रोपोर्शनल टू 1/b, अर्थात स्थिर ताप पर परासरण दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हम कह सकते हैं किसी विलयन का आयतन और परासरण दाब सदैव नियत होते हैं, यानी आयतन और परासरण दाब का गुणनफल सदैव नियत होगा। सेकंड लॉ हम ले वांट ऑफ चार्ल्स लॉ। वांट ऑफ चार्ल्स लॉ क्या कहता है, पाई प्रोपोर्शनल टू टी या पाई अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट, अर्थात स्थिर
दाब पर स्थिर आयतन पर परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है, यानी पाई प्रोपोर्शनल टू टी। यह हम कह सकते हैं पाई अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वांट ऑफ चार्ल्स लॉ कहलाता है। अब अगर हम वांट ऑफ वायल और वांट ऑफ चार्ल्स लॉ को मिलाएं तो हम देखते हैं क्या आएगा, वाई प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन वी, या हमें कह सकते हैं पाई वी प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, या हम ये अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट लग जाता है पाई वी इक्वल टू आर टी। ये एक मोल गैस के लिए, एक मोल के लिए अगर मोल्स की संख्या n हो तो क्या होगा, पाई वी इक्वल टू एन आर टी। ये वांट ऑफ इक्वेशन कहलाती है, जिससे हम परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।